बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसकी गवर्निंग इक्वेशन लिखना सीखेंगे कि हम उसकी गवर्निंग इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो गवर्निंग इक्वेशन लिखने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं उतनी ही गवर्निंग इक्वेशंस बनती हैं किसी भी सिस्टम की। तो सबसे पहले फिर हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं कि कितनी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैसेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस। तो इस इक्वेशन में अगर हम इस सिस्टम में अगर हम देखें तो इसके अंदर एक ही मैस है, ये वाला मैस, ये जो मैस है ये मैस, और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसके अंदर मैस भी वन है और मल्टीप्लाई बाय जो इसके अंदर इंडिपेंडेंट मोशंस हैं वो भी वन है, क्योंकि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी हो जाएंगी? वन। ठीक है, अगर ये वन डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये सिस्टम, तो इसकी जो गवर्निंग इक्वेशंस बनेगी वो भी एक ही बनेगी। तो अब मैं बताता हूँ कि गवर्निंग इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो गवर्निंग इक्वेशन लिखने का तरीका होता है कि इनर्शियल फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्सेस, सम ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस। ठीक है, ये होता है। और इनर्शियल फोर्स हमेशा होती है एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। और रिस्टोरिंग फोर्स, जितनी भी फोर्सेस इस सिस्टम के अंदर जो अब अगर इस डायरेक्शन में इनर्शियल फोर्स थी एम ए, तो इस सिस्टम को जितनी भी फोर्सेस अपोज कर रही होंगी इस फोर्स को, उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और इस सिस्टम के लिहाज से अगर हम देखें तो उसके अंदर ये तो हमारी इनर्शियल फोर्स हो गई, और दूसरी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो स्प्रिंग की वजह से होगी, और उसकी डायरेक्शन होगी इस फोर्स के अपोजिट। वो क्या हो जाएगी? माइनस के एक्स। और ये जो के एक्स है ये हमारे पास हुक्स लॉ से आया है। हुक्स लॉ, ये हम हुक्स लॉ से ये फोर्स हमारे हुक्स लॉ की हुक्स लॉ से आई है ये हमारे पास। ठीक है, और अगर हम इस तरह ही अगर इधर रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि यहाँ पर एक ही फोर्स है जो इस फोर्स को अपोज कर रही है, तो वही फोर्स हम लिख देंगे माइनस के एक्स। ठीक है, और माइनस का साइन इस वजह से क्योंकि ये दोनों फोर्स, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन, अगर यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसी डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से अगर मैं एक्सेलरेशन को लिखूंगा तो वो होगी एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और अब मैं अगर के एक्स को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाऊँ, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब मुझे अगर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अगर इस इक्वेशन में से मुझे नेचुरल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए मैं इस m को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करा दूंगा। ठीक है, एम एक्स डबल डॉट प्लस के ओवर एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी इधर से मुझे कैसे मिली है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए ये कंडीशन है कि ये जो एक्स डबल डेरिवेटिव है इसका जो कोफिशेंट है वो वन होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका कोफिशेंट वन है और यहाँ पर पूरी इक्वेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स, उस एक्स के साथ जो भी कोफिशेंट लिखा होगा वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अब इस सिस्टम के लिए यहाँ पर के ओवर एम लिखा हुआ है, लेकिन कोई और सिस्टम हो जाए, अगर हमारे पास जो है वो पेंडुलम है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ और चीज़ लिखी हुई होगी, तो वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनेगी जो डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखी होगी। अब ये जो है ये बराबर है ओमेगा एन स्क्वेयर के ओवर एम। ठीक है, और अगर सिर्फ ओमेगा एन चाहिए तो ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट के ओवर एम, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, एक्स डबल डॉट प्लस के ओवर एम यहाँ पर मैंने लिखा कि ये के ओवर एम ओमेगा स्क्वेयर के बराबर है, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वेयर लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये इसकी गवर्निंग इक्वेशन है। ठीक है, या इसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ये इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए, ये जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये गवर्निंग इक्वेशन है। और
यही इसी को ही इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आगे मज़ीद सॉल्व किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा, अगर ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकल हो जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर अब हमारा जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम अगर इस तरह वर्टिकल फॉर्म में आ गया है, तो फिर इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। और अब इसके अंदर ग्रेविटी की भी इन्फ्लुएंस आ गई है। ठीक है, पहले उसमें ग्रेविटी का इतना इफेक्ट नहीं था, लेकिन अब इसके ऊपर ग्रेविटी की भी इन्फ्लुएंस आ गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसके कुछ वेट भी होगा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, W = mg। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। अच्छा, तो अब इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैंने आपको पहले बताया जैसे कि इनर्शियल फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें भी इनर्शियल फोर्स तो हमेशा मैंने आपको बताया कि वही रहती है। इसमें भी इनर्शियल फोर्स आ जाएगी एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू। अब इसके अंदर और कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। एक तो ये फोर्स आ गई जो कि स्प्रिंग की वजह से है, वो है -kx। ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी क्योंकि हमारी जो इनर्शियल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये इसको अपवर्ड अपोज करेगी। तो एक तो फोर्स ये आ गई -kx। ठीक है, और दूसरी फोर्स इसके साथ कौन सी आ गई है, W, वेट। अच्छा, इसके साथ तो वेट आ गया, तो वेट मैं इसके अंदर ऐड करूँगा W। ठीक है, अब मैंने ऐड क्यों किया है कि इसके लिए ये है कि जो फोर्सेस सिस्टम के अंदर से जनरेट होती हैं ना, उनके साथ नेगेटिव साइन आता है, और जो सिस्टम के आउटसाइड से होती हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, उनको पॉजिटिव साइन लिखा जाता है। क्योंकि अब वेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी इसको ऊपर एक्ट करी है मैस के ऊपर, तब ये वेट जनरेट हुआ है। तो वेट वेट ग्रेविटी की वजह से जनरेट हुआ है, तो ग्रेविटी जो है वो एक्सटर्नल सोर्स है, वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से एक्सटर्नल सोर्स होने की वजह से इस वेट के साथ पॉजिटिव साइन लगा है। ठीक है, अब ये वेट है, तो अब लेकिन ये वेट का इन्फ्लुएंस इसके अंदर है क्या, वो हम देखते हैं। ठीक है, अगर यही मैथ स्प्रिंग सिस्टम, अगर ये पहले स्प्रिंग था इस तरह, ये स्प्रिंग था, अभी इसके साथ हमने कोई मैथ अटैच नहीं किया। ठीक है, तो ये समझ लें कि यहाँ पर ये इसकी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम थी। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मैं इस स्प्रिंग के साथ मैथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मैथ अगर अटैच कर देता हूँ तो ये जो है ये स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ डेल्टा, जो इस अब जो इसकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है, उसके अंदर और पुरानी वाली के अंदर थोड़ा फ़र्क आ गया, क्योंकि वेट है तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वेट की वजह से भी इसकी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो गई है। ठीक है, अब वेट की वजह से भी इसकी डिस्प्लेसमेंट तो हो गई है, लेकिन इस वेट को रेजिस्ट करने के लिए इस वेट की वजह से कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगी, वो होगी -k डेल्टा। क्यों, क्योंकि अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा हो चुकी है। ठीक है, अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा हो चुकी है। अब क्या होगा कि W अप्लाइड फोर्स है, तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है, -k डेल्टा के। ठीक है, -k डेल्टा की। तो अब अगर मैंने यहाँ पर W लिखा है इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर अगर मैंने ये वेट डाला है, तो वेट की वजह से जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो भी तो मुझे लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके साथ -k डेल्टा भी लिखेंगे, क्योंकि वेट की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई है वो भी इसके अंदर लिखेंगे, kx + W -k डेल्टा। ठीक है, अब ये k डेल्टा की है। अब यहाँ पर मैंने लिखा ये इसमें कि k डेल्टा और W दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, एक का पॉजिटिव साइन है, एक के साथ नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, mx डबल डॉट इज इक्वल टू -kx। ठीक है, और mx डबल डॉट + kx इज इक्वल टू 0। ठीक है, और
ये देखें इसमें, इस इक्वेशन में और जो हमने प्रीवियसली जो डिराइव की है इक्वेशन जो हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए थी, इन दोनों इक्वेशंस में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों सेम इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि मैथ मैथ स्प्रिंग सिस्टम चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, उसके अंदर उसकी जो गवर्निंग इक्वेशन है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। उसमें ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है या जो वेट का जो इन्फ्लुएंस है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी ओमेगा एन की वैल्यू वही बनेगी स्क्वायर रूट के ओवर एम जो पिछली इक्वेशन के लिए बनी थी। अब ये भी वो वैसी ही सेम टू सेम उसी तरह की ही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जैसे कि पिछली वाली थी। तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। अच्छा, तो ये इक्वेशन थी जो हम लोगों ने मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए ड्राइव की थी कि ये इसकी गवर्निंग इक्वेशन है। अब इस गवर्निंग इक्वेशन को मज़ीद आगे कैसे सॉल्व किया जाता है ताकि हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाए कि डिस्प्लेसमेंट उस सिस्टम की क्या होगी या उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी या उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये है कि जहाँ पर अब डेरिवेटिव्स को हम लेट कर लेंगे किसी कांस्टेंट के बराबर। जैसे अगर डी एक्स ओवर डी टी है उसको मैं डी लेट कर लेता हूँ, ठीक है, डी लेट कर लेता हूँ। और अगर यही डेरिवेटिव अगर डबल डेरिवेटिव हो जाएगा वो डी एक्स स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। ये एक कांस्टेंट हमने लेट कर लिया। तो इसी तरह अगर मैं यही इसी एजम्पशन के मुताबिक अगर मैं इसी इक्वेशन के अंदर डी की वैल्यूज़ डी मतलब रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा कि एक्स डबल डॉट है तो उसकी जगह आ जाएगा डी स्क्वेयर प्लस ओमेगा एन, और x जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट से ही इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये इस इक्वेशन के अंदर ये जो दो कंडीशन है ये पुट करने के बाद हमारे पास आएगी। अब ये तो हम पुट नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके अंदर सिंगल डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। ये अब मैंने कर दिया और ये वैल्यू है। अब इसी से ही अगर हम यहाँ से मैं डी रूट्स निकालना चाहूँ डी इस इक्वेशन के रूट्स निकालना चाहूँ तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा एन माइनस के साथ। अच्छा, अब क्या होगा कि मैं दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेता हूँ तो ये इस तरफ डी आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वेयर्ड है ये। तो अगर मैं इसका अब मैं दोनों तरफ अगर इसका स्क्वेयर रूट ले लेता हूँ तो उससे क्या होगा कि ये स्क्वेयर रूट के अंदर वाली साइड पे स्क्वेयर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जब स्क्वेयर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो रूट्स हमारे जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो हमारे रूट्स क्या बनेंगे माइनस ओमेगा एन साथ योटा आ जाएगा क्योंकि ये हमारे जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स आ चुके हैं, ठीक है, रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स आ चुके हैं। तो ये तीन कंडीशन हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर तो हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं ना जैसे कि इस केस में आ चुके हैं कि ये कॉम्प्लेक्स रूट आ गया तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ डालेंगे, ये जो इक्वेशन है। और अगर हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट हो जाते हैं तो इसके अंदर अपनी जो डी है डी की वैल्यूज़ डालेंगे, ये जो डी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। और अगर हमारे रूट्स रिप्लेसिंग हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम अपनी डी की वैल्यू डालेंगे और फिर वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो हम हमारे केस में ये रूट्स कॉम्प्लेक्स आ गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि ए और बी क्या चीज़ है। ए और बी वो ये जो ए है अगर इसी को ही मैं लिखता हूँ ए प्लस बी अयोटा, ये इमेजिनरी नंबर होता है ना, तो ए जो है वो उसी इमेजिनरी नंबर का रियल पार्ट है और बी जो है वो उसी का इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, पार्ट है। तो अगर इसमें देखें इसमें हमारे अगर इसी को ही मैं लिखता हूँ इसमें हमारा जो रियल पार्ट है वो जो ए है इसके लिहाज से इस रूट के लिहाज से अगर ये है ना ओमेगा एयोटा ओमेगा एन योटा, तो इसके अंदर जो हमारा रियल पार्ट है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो मतलब इस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो उसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो ए ई पावर ज़ीरो, ए की जगह ज़ीरो और टी मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, ठीक है। और ए कॉस बी, ये जो बी है इस बी की जगह हम जो है इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है वो ओमेगा एन है, ठीक है।
और साथ में अब यहाँ पर टी आ जाएगा, क्योंकि ये टाइम के क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो वो टाइम के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव था ये भी टाइम के रिस्पेक्ट से था, टी प्लस बी साइन, फिर दोबारा से जो है वो स्मॉल लेटर बी है तो इसकी जगह हम ओमेगा एन कर देंगे और साथ में टी मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। और उसी तरह ही अगर ई पावर ज़ीरो है तो ई पावर ज़ीरो 1 के बराबर है, तो ए कॉज ओमेगा एन टी प्लस बी साइन ओमेगा एन टी, और जो फाइनल इक्वेशन वो हमारे पास बनेगी वो हो जाएगी ए कॉज ओमेगा एन टी प्लस बी साइन ओमेगा एन टी, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। तो अब ये इक्वेशन है, इसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। अब ये जो ए और बी है, जब तक हमें ए और बी की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो ए और बी की वैल्यू है ये हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो उसके अंदर देखेंगे, क्योंकि ये ए और बी की जो वैल्यू है ये इनिशियल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो फिर हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस न्यूमेरिकल के अंदर जो उसकी इनिशियल कंडीशंस होंगी फिर उसके रिस्पेक्ट से फिर ये ए और बी की वैल्यू हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उस वीडियो के अंदर फिर हम ए और बी को कैसे फाइंड आउट करते हैं इनिशियल कंडीशंस की बेस पे, वो फिर हम देखेंगे।